नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। प्राइम एजेंडा में आज बात एक ऐसे बयान की जो बयान सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ज्ञानवापी पर बयान दिया तो विपक्ष विरोध करने लगा। आज फिर एक मौका था, जगह थी त्रिपुरा और मौका था मां सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन का। तो सीएम योगी ने कह दिया कि सिर्फ मुरली से काम नहीं चलेगा, सुदर्शन भी सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी कहते हैं बहुत सोच समझकर कहते हैं और दो टूक कहते हैं, और हर बयान के पीछे एक मंशा होती है, एक रणनीति होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टैंड क्लियर है और तमाम राजनीतिक पंडित इसे बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात जब विपक्ष की हो रही है तो हरियाणा का जिक्र करना जरूरी इसलिए है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी के साथ कह रहा था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन की दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा में अलग अलग चुनाव लड़ रही है। आप सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से यहां का क्या मतलब है, लेकिन अभी सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव अलग लड़ रही है, लेकिन इसी इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता अखिलेश यादव कंफ्यूज है। कंफ्यूजन क्यों है? हरियाणा में पहले चुनाव लड़ रहे थे, बात नहीं बनी, मना कर दिया, हरियाणा में हम चुनाव नहीं लड़ रहे। लेकिन इसके अलावा अब खबर यह कि हरियाणा में प्रचार करेंगे और करना भी चाहिए, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन करेंगे किसके लिए? कांग्रेस के लिए या फिर आम आदमी पार्टी के लिए? तो आप समझ गए कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक स्टैंड जो लगातार क्लियर होता जा रहा है, जम्मू कश्मीर में उनकी डिमांड है चुनाव प्रचार करने जाएंगे और जाहिर सी बात है वहां पर भी हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष क्यों कंफ्यूज है? आज के प्राइम एजेंडा में हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस दिशा और दशा से आखिरकार किसका भला होने वाला है। राजनीतिक पंडित जो आकलन कर रहे हैं वो कितना सही है। आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको सुनवा देते हैं जो उन्होंने त्रिपुरा में दिया है। सुनिए एक बार। कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। हम त्रिपुरा के अंदर एक लोकप्रिय सरकार के सानिध्य में सीधे सीधे कह रहे हैं कि दरअसल मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। और इसी के साथ साथ एक तरफ क्लियरेशन, दूसरी तरफ कंफ्यूजन। आज का प्राइम एजेंडा इसी पर है। और इस पूरी दिशा और दशा में जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बाहर जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे, और ऐसा पहली बार नहीं है कि वो अन्य प्रदेश में प्रचार करने जाएंगे। उनकी लोकप्रियता जिस तरह की है और खासतौर पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम भी आता है, और ऐसे में जम्मू कश्मीर में वो चुनाव प्रचार करेंगे, हरियाणा में भी वो चुनाव प्रचार करेंगे और इससे पहले कई जगहों पर चुनाव प्रचार करने गए हैं। उनका स्टैंड यहां पर क्लियर नजर आता है। जाहिर सी बात है जहां पर वोट मांगने जाएंगे बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे और हिंदुत्व का झंडा
बुलंद रहेगा। लेकिन यहां पर फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में जिक्र था, दो लोगों की जोड़ी हरियाणा में आखिरकार नहीं बन पाई। चलिए कोई बात नहीं। फिर तीसरे से जोड़ी बनाने की बात थी, वो भी नहीं बन पाई, यानी कि आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से जोड़ी नहीं बन पाई। अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव फिलहाल किसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, यह अहम सवाल बना हुआ है। किसके लिए प्रचार, कहां पर, लगातार घमासान। और चलिए वक्त को जाया ना करते हुए अपने खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज के खास मेहमान अब आपकी स्क्रीन पर हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं बालकृष्ण पांडे, प्रवक्ता बीजेपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी। हमारे साथ रविंद्र सिंह है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। रविंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज गुप्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। और मेरे साथ डॉक्टर आलोक पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बालकृष्ण पांडे जी आपसे। बालकृष्ण जी, पहले ज्ञानवापी, अब मुरली सुदर्शन, ये तो अब खुलकर अगर कहा जाए कि बैटिंग जो हो रही है वही नजर आ रही है। त्रिपुरा जगह थी, मौका था मां सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन का, और वहां से इशारा किस ओर था, निशाना कहां था, कहां लगा दिया निशाना? जी जितेंद्र जी, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए पूर्णावतार हैं। और मुझे लगता है कि भारत की जो संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण का, मुझे लगता है हर सनातन संस्कृति को मानने वाले के लिए वो आराध्य हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दो बातें कही हैं कि एक हाथ में उनकी मुरली है और एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। मुरली जो प्रेम का प्रतीक है, जो हमारा मूल वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। तो मुरली, भगवान कृष्ण की मुरली, जहाँ सब जनमानस के, इस सृष्टि के संपूर्ण जो मानव या जीव जंतु हैं, जितने भी उनके क्लेश को दूर करने वाली, वहीं जब भी कभी अराजकता की स्थिति होती है, जब भी कभी आतंक का, अन्याय का प्राबल्य होता है, तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अन्याय और आतंकवाद को खत्म करने का एक चिन्ह है। और उससे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि अन्याय, आतंक और जो खराब चीजें हैं, जो एक राक्षसी जो प्रवृत्तियां हैं, उनके संहार के लिए सुदर्शन चक्र की भी आवश्यकता है। इसमें कोई राजनीतिक बयान नहीं था। ये सनातन संस्कृति का मुझे लगता है कि मूल्य वाक्य है जो योगी जी ने दोहराया है। और एक आदिकाल से चली आ रही हमारी जो वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। मुझे लगता है कि हर सनातन मतावलंबी, हर सनातन धर्मावलंबी इसको बहुत ठीक से जानता है। मुझे लगता है कोई ये विशेष भाग, योगी जी ने बिल्कुल सनातन संस्कृति जो भारत की अपनी भारत की महत्वपूर्ण विरासत है, उसको उसके विषय में उन्होंने आम जनमानस को एक और छोटा सवाल इससे जुड़ा हुआ, उसके बाद मैं क्लियर कर दूंगा। आलोक पांडे जी चूंकि मेरे साथ है तो मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि जहां पर कंफ्यूजन होगी वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। यहां पर एक छोटा सवाल ये है कि वो कह रहे थे, दरअसल जिन लोगों के लिए कह रहे थे कि सिर्फ मुरली से काम नहीं चलेगा, सुदर्शन भी जरूरी है, ये कौन सा वो वर्ग है जिसको जगाने का काम कर रहे थे, जिसको बता रहे थे, समझा रहे थे? ये वर्ग जाति की सीमा से ऊपर की बात है। अन्यायी, अत्याचारी जहां भी होंगे, राक्षसी प्रवृत्तियां जहां भी होंगी, उन सब के लिए योगी जी का ये स्पष्ट संदेश है, स्पष्ट मैसेज है कि कहीं भी जहां इस प्रकार के लोग होंगे जिससे आम जनमानस को, संभ्रांत व्यक्तियों को जीवन का संकट पैदा हो जाए, उनके जो एक सरल जीवन है उसमें कोई रुकावट आए, और कहीं जो एक सहजता, समता या जो समानता का विषय है, जब वो असहजता में या अन्य चीजों में परिवर्तित हो जाए, जो जिसकी बातें हमारा फंडामेंटल राइट है वो भी करते हैं, जीवन का अधिकार, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसकी विषमता है, उनके ऊपर संकट आ जाए, तो ये हमारे प्रतीक चिन्ह, हमारे जो प्रतीक हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनका जीवन हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करता है, प्रेरणा का काम करता है। और मुझे लगता है कि किसी भी सनातन धर्मावलंबी को, मतावलंबी को इससे कोई संकट नहीं है। और जो इससे इतर विचारधारा रखने वाले लोग हैं, जो तुष्टिकरण की या अन्य प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोग हैं, वो अपने राजनीतिक हित के लिए इस प्रकार की अनर्गल प्रलाप कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी का बयान सही है। चलिए ठीक है, अब मैं क्लियर कर देता हूं, अब मैं क्लियर करवा देता हूं। डॉक्टर आलोक पांडे जी,
देखिए, पहले ज्ञानवापी, अब मुरली और सुदर्शन, राजनीतिक मायने क्या है समझा दीजिएगा। तो मेरा मानना है कि योगी जी वो कर रहे हैं जिस चीज की बात जानने जाते हैं, हिंदुओं को यूनाइट करना, ये योगी जी का प्रमुख उद्देश्य है। मेरा मानना है राजनीति में आए ही इसीलिए है। पिछले 1000 साल से एक भारत का एक बड़ा वर्ग है, वो मानता है कि जो हिंदुत्व है, विचारधारा है, हाँ। वो सही नहीं है। तो उसको जगाने के लिए बार बार भारत में तो फिर उनकी ये क्या सकते हैं ना कि हम फंडामेंटल राइट की रक्षा करेंगे, हमारी ड्यूटी है फंडामेंटल राइट की। जब शक्ति की बात, सुदर्शन शक्ति की बात करते हैं, इसका मतलब है कि अपने सनातन ज्ञान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए हमें कुछ खड़ा होना होगा। क्योंकि इस संपूर्ण विश्व में इस समय जो भारत है, भारत का बेटा हुआ जो हिंदू है, मैं इस पर शब्दों में कहता हूँ, उसमें जो नॉन हिंदू लोग हैं वो अब हमसूर नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हिंदुत्व सरकार को तोड़ना चाहती है, कमजोर करना चाहती है, तो क्योंकि फिर से चलाना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया की एकमात्र ऐसी कौम हिंदू ही है जो बहुत देर में जगती है। ठीक है, हम अफगानिस्तान से खत्म हो गए, हम पाकिस्तान से खत्म हो गए, हम बांग्लादेश से खत्म हो गए, हम म्यांमार से खत्म हो गए। भारत के नॉर्थ ईस्ट में हिंदू की कितनी रखी, शायद कन्वर्ट हो गए। 22 राज्यों में सिर्फ हिंदू बचा है। तो साथ योगी जी की जो कॉल है वो पॉलिटिकल के साथ साथ जो उनकी हिंदुत्व को, हिंदुओं को जगाने की कॉल है, वो भी संकेत है। ये संकेत है कि अब हमें जगना नहीं होगा, हमें सनातन की रक्षा करना है। सनातन सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है। तो अगर भारत में मेजोरिटी सनातन में नहीं है, जिन्हें जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में क्या हुआ था, मेजोरिटी हिंदुओं की नहीं थी। इस देश में एक तरह से हिंदुओं का दूध किया गया, हमारी माँ बहनों की इज्जत नहीं दी गई, उन्हें भगा दिया गया। भारत के एक राज्य से, एक श्रीनगर से हिंदुओं को मार कर पड़ा, भागना पड़ा। तो ये पॉलिटिकल बयान भी है, ये रिलीजियस बयान भी है, ये हिंदुओं को जगाने का बयान भी है, ये बताने का बयान है कि संपूर्ण विश्व भारत के सनातन के, और भारत बिल्कुल आलोक जी, लेकिन बात तो फिर वही हो जाती है, फर्क नजर नहीं आता है ना सर, कि एक तरफ हम इस पर चर्चा करते रहे और कहते रहे कि ये गलत है जो एक वर्ग चिल्लाकर कहता था कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। आज अगर हमें ये कहना पड़े कि सनातन को सुरक्षित करना है, सनातन धर्म तो सर सुरक्षित है ही, और हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, है ना सर? कहाँ है सुरक्षित, कहाँ है सुरक्षित सनातन? हाँ, 22 राज्यों में सिर्फ मेजोरिटी में हिंदू है। हाँ, आप सनातन कहाँ सुरक्षित है? अभी हाईकोर्ट को शायद मुझे याद है कलकत्ता मुंबई हाईकोर्ट ने कहा था क्या इसके लिए वक्फ बोर्ड के लिए रोज रोज नई नई प्रॉपर्टियों का अपने हाथ से लीजिए ने सारा भारत हमारा है। टिप्पणी आई है, हर दिन हर पल सनातन पर हमला होता है। हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है, हाथ ले लीजिए, आप खत्म कर दीजिए। तो इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का बयान केवल पॉलिटिकल बयान नहीं है, ये बयान हिंदुओं को जगाने के लिए। एक बार और मैं कहती हूँ, जब आप हिंदुओं को जगाने की होती है, दूसरा कभी असुरक्षित नहीं होता, लेकिन दूसरे को जगाने की बात होती है तो हिंदुओं को कमजोर करके खत्म करके ही हो। ये एक अंतर हुआ, ठीक है। अफगानिस्तान में हमारी सीमा थी, हमने माइनॉरिटी का अत्याचार किया, लेकिन जहाँ कभी हिंदू माइनॉरिटी में है तो वहाँ ये हमें सिंपल हमेशा मिले हैं कि हिंदुओं को दूर किया गया। या फिर पाकिस्तान 13 पाकिस्तान का था, पाकिस्तान बना 22 से 23% हिंदू थे, आज 1% हिंदू। बांग्लादेश में 3% हिंदू बचा है। जहाँ हम करीब हुए, हमें तो मूर्ख किया गया है ना, दुनिया की सबसे हम है जो हमें मूर्ख किया गया। हाँ, मैं जवाब ले लेता हूँ। रविंद्र सिंह जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले सर, चूंकि अगले विषय पर हम आए और आपसे जुड़े विषय पर आए, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के आपकी नजर में क्या मायने हैं? समाजवादी पार्टी किस तरह से देख रही है इसे? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री हैं, 2 बार उन्होंने संविधान की कसम खाई। संविधान की कसम खाने के बाद अगर संविधान की कसम को जो उन्होंने स्वयं खाई है बिना किसी जोर दबाव के, अगर उसको तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसके अंदर संविधान के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं है या संविधान का अनादर करना। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे मुख्यमंत्री के रूप में जनता अपेक्षा करती है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है।
शिक्षा का क्या हाल है, कानून व्यवस्था का क्या हाल है। नीति आयोग बताते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा वैक्सीन है, नीति आयोग बताती है कि कानून व्यवस्था सबसे खराब है पूरे भारत में। फिर अगली बात आती है तो नीति आयोग बताती है गरीबी हम सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति जीडीपी में सबसे पीछे है। ये अपेक्षा थी हमसे और पूरी जनता को, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, सबको सुरक्षा मिल जाए, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, 25,000 स्कूल बंद हो गए भी। ये नहीं बोलेंगे। अब जो आपने एक डायलॉग सुनाया बहुत ब्रांडेड है, कुछ मिलते जुलते डायलॉग में बताता हूँ। आज से 15 साल पहले उन्होंने एक डायलॉग दिया था, एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। आज से 10 साल पहले डायलॉग दिया था उन्होंने, एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र। इन डायलॉगों के बाद क्या हुआ? अगर जैसे जो कह रहे हैं सनातन असुरक्षित है, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वैदिक धर्म के बाद हिंदू धर्म, अभी तक हमारे कई शास्त्रों में सनातन धर्म से उद्धृत नहीं आई है। सनातन धर्म जो उद्धृत है वो एक विशेषण के रूप में सबके साथ लगता है। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन शिक्षा, सनातन संस्कार। तो सबसे पहली बात है, ये भारतीय जनता पार्टी अब एक संत को भी सफेद में लिया कि हिंदू धर्म को नष्ट करो। कैसे हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति है, उनका सहयोगी कैबिनेट मंत्री, जो कहता है प्रभु श्री राम अवैध संतान से। उन्हीं का एक पूर्व उप मुख्यमंत्री जो इस समय राज्यसभा सांसद है, मेरा गुरु भी रहा है, वो कहता है माता सीता रेस्क्यू बेबी की। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं। तो प्रभु बजरंगबली दलित थे। जी सर, माफिया मठाधीश भी ऐड कर दीजिएगा। तो मोहन भागवत जी कहते हैं सारे हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़ डालोगे, पुनः इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सर जब माफिया मठाधीश अगर कहा जाएगा कि माफिया और मठाधीश में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सर देखिए ये सब तो देखिए राजनीतिक बातें होती हैं, और राजनीति में जब वार होता है तो पलटवार होता है ना सर? मानते हैं आप ऐसा? देखिए अजितेश जी, जो बात आपकी सही है, थोड़ी देर के लिए बुरा मत मानिएगा। आप नहीं बिल्कुल नहीं। ज्यादा एक बात सुनिए, आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप ज्यादा कलाकार बन रहे हैं, आप गोरा धंधा कर रहे हैं। क्या आप स्वीकार करते हैं इसको? बोलिए। स्वीकार करते हैं आप इसको? किस बात को सर, दोबारा पूछिएगा। आप जो नेतागिरी कर रहे हैं, कलाकारी कर रहे हैं, गोरा धंधा कर रहे हैं, क्या स्वीकार नहीं है भारतीय समाज में? क्या स्वीकार करते हैं इसको? नहीं बिल्कुल नहीं। अब सुनिए, ये जो 3 शब्द हैं बहुत पवित्र शब्द हैं जो मैंने बोला है, नेता, कलाकार और गोरखधंधा। देखिए इन शब्दों का ह्रास होकर क्या हालत हो गई। सभी लोग बोलते हैं पुलिस के आने में देने जाइए तो सारे नेतागिरी करोगे, डैश कर देंगे। फिर कहा जाता है वो जो गलत काम कर रहा हो उसे कहा जाता है कलाकारी मत करो। नाथ पंथ का सबसे उज्ज्वल शब्द है गोरखधंधा। एक यंत्र है नाथ पंथ का गोरखधंधा। इन आदमी लोग, खासकर पत्रकार लोग, गोरखधंधा को कैसे यूज करते हैं? एक कोई अवैध कार्य कर रहा हो, शब्दों का ह्रास होता है। उस शब्दों के ह्रास में मठाधीश शब्द सबसे आया जब से छात्र राजनीति शुरू हो गई, मठाधीश बोला जाता था। जब ये शब्द माननीय अखिलेश यादव जी बोलते हैं तो उन सारे मठों को सुरक्षित करते हैं। भारत के ज्यादातर हिंदू मठों में अपराधी तत्व घुस चुके हैं और बहुत ही कम मठ ऐसे हैं जिसपे विवाद नहीं रहा है, अपराधी लोग नहीं घुस गए। स्वयं श्री गोरक्षपीठ इस समस्या से ग्रसित रहा है। काउंटर, ठीक है। आलोक पांडे जी बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं सर, सुन लीजिए एक सेकेंड। एक करके सर, रविंद्र सिंह जी जवाब ले लीजिए, आलोक जी जवाब दे रहे हैं ना आपको। अगले 15-20 मिनट तक सुनते रहिएगा। बालकृष्ण पांडे जी आ रहा हूँ, रुक जाइए एक सेकेंड, पहले आलोक जी जवाब देते। रविंद्र सिंह जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, उसके बाद नीरज जी आपके पास भी आ रहा हूँ। रविंद्र सिंह जी रुकिए ना एक सेकेंड। नेतागिरी, गोरखधंधा, अरे सर रुक जाइए ना, ये सुन लिया जाएगा आपका जो आप गिना रहे हैं, सुन लिया जाएगा सर, एक सेकंड रुकिए ना। निकले हुए लोग हैं, जब ये राजनीति में आता है तो ये चरित्र होता है जो लोग दिग्विजयनाथ महाराज जैसे उच्च स्वभाव के। रविंद्र सिंह जी एक सेकंड रुकिए ना, ये थोड़ी ना तरीका होता है। बालकृष्ण पांडे जी एक सेकंड रुकिए जरा, थोड़ा सा रुकिए सर, एक सेकेंड। बालकृष्ण पांडे जी रुकिए ना,
डाकुओं की विचारधारा से राजनीति में पैदा हुए लोग वो मठ और मठाधीश में अंतर नहीं समझ पाएंगे। तो ठीक है, जो आलोक पांडे जी, ओवर टू यू। रुकिए एक सेकंड सर, प्लीज। रविंद्र सिंह जी रुकिए, बालकृष्ण पांडे जी रुकिए एक सेकंड, आप दोनों लोग रुकिए, थोड़ा रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए जरा, रुकिए एक सेकंड, रुकिए जरा। ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता, प्लीज रुकिए। बालकृष्ण पांडे जी, अरे आप जवाब दीजिएगा ना, ऐसे आप लोग अगर करते रहेंगे। ऑडियो डाउन करिए एक सेकंड, ऑडियो डाउन, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन। ठीक है, आलोक पांडे जी ओवर टू यू, बोलिए सर। देखिए, मेरा मानना है समाजवादी पार्टी राजनीति करती है, राजनीति करे, लेकिन हमारे मत मंडलों का जिस तरह से अपमान करती है, यह अपमान ही बताता है कि ये लोग सनातन का कितना विरोध करते। अखिलेश यादव ने कभी कहा पार्टी का बयान, अगर कोई मुसलमान आतंकवादी पकड़ा जाए, बेटा कि सारे मुसलमान आतंकवादी आतंकवादी है, बस मंदिर को आप गाली दोगे। अगर मैं कहूँ कि कोई मौलवी अगर आतंकवाद करता मिले तो सारे मौलवी आतंकवादी होते हैं, कभी कहा किसी प्रकार की पार्टी है, कभी कहा नहीं। लेकिन हिंदू धर्म के मंदिरों पर, मठों पर आप खुद हमला करते हैं। अभी हम लाइव वीडियो से हमारे मठाधीश हो गया, आज को सब्जेक्ट को चैन नहीं होता, या आप जान बूझ के अपने वोट को खुद करने के लिए हमारे धर्म को अपमानित करते हैं। आज पहले हिंदू है तो सवाल होती है, पैदा होते ही हो गए थे, अपने पैदा होते ज्वाइन कर दिया। इसलिए इन संतों के शक्ति हिंदुओं को भगवान बंद कीजिए, वरना वो दिन आएगा कि जनता आपको घर की नहीं लगने देगी। वोट देना तो दूर की बात है, हमारे धर्म का, हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते मत करिए, लेकिन तीन बात करके हमारी संस्कृति का अपमान मत करिए। कोई दूर नहीं थे। अब एक चीज यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, हाँ आ रहा हूँ, एक सेकंड आलोक पांडे जी, आ रहा, आया, रुक जाइए एक सेकंड सर। रविंद्र सिंह जी, ऐसे आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है सर, थोड़ा दम खाइए सर, रुकिए ना एक सेकंड, रुकिए थोड़ा सा रुकिए ना। बालकृष्ण पांडे जी रुकिए, एक एक करके सर आऊंगा ना, रुकिए बालकृष्ण पांडे जी प्लीज। अरे एक सेकंड सर, ऐसे कोई नहीं सुन रहा है, आप लोग आपस में करते रहेंगे। ऑडियो डाउन है सर, आप लोग ऐसे करते रहिएगा आपस में। ऑडियो डाउन करिए सबका। नीरज गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए चर्चा का तरीका क्या होता है, आप देख ही रहे, इस तरह से चर्चा नहीं होती। आपके सहयोगी जरा समझाइएगा, और बालकृष्ण पांडे जी से मैं खैर बात करूंगा। अब सवाल सर ये है, नीरज जी जिन बातों का जिक्र कर रहा है, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, दूसरी तरफ अभी आप रविंद्र सिंह जी के विचार सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के ही विचार सुन रहे थे, आप कितना सहमत है उनसे? देखिए, उनकी पूरी बात है कि मैं अपने विचार उनकी पूरी बात मैं सुन नहीं पाया, वो एकदम तेज बोल रहे थे। देखिए, ये देश सभी धर्मों का देश है। इस देश में 55-60 किलोमीटर पे खान पीन संस्कृति सब कुछ चेंज होती है। दूसरा, योगी जी का जो बयान है कि मुरली प्रेम का प्रतीक है, और दूसरा सुदर्शन चक्र नरसार का प्रतीक है, जो पापी हो, जो गलत काम करे उसके लिए उन्होंने नरसार के लिए वो चलाया था सुदर्शन चक्र। देखिए, दोनों बातें अपने आप में ठीक हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन उनके बयान की मैं ये नहीं करता कि उनका बयान बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने धर्म के हिसाब से बयान दिया है तो उसे मानते हैं, लेकिन मैं वो कोई बयान बिना पॉलिटिकल देते नहीं है। देखिए, पीछे वो बुलडोजर चलाते थे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि किसी का घर तोड़ना ठीक नहीं है, किसी अपराधी के माँ बाप को बेघर करना ठीक नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, राजनीति सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, जबकि हमारा देश, हमारे संविधान ये अलाउड नहीं करता कि किसी भी धर्म का अपमान हो। हमारा धर्म ऐसा है कि सबको मानने वाले हैं। हाँ। और कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि धर्म में, संविधान में, कि सभी धर्म, संविधान हमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। हाँ। एक मुख्यमंत्री की पोस्ट पे बैठे हैं और हमेशा उन्हें शपथ दिखाई देती है। हाँ। मैं संविधान में सभी धर्मों का, लोगों का सम्मान करूंगा। नीरज जी, उन्हें ऐसी बातें करनी चाहिए, ना कि ये डबल मीनिंग वाली बातें करनी चाहिए। मैंने कहा पॉलिटिकल मतलब तो उसका, अगर उस पर चर्चा करेंगे बहुत दूर तक जाएगा। अरे सर, इस देश में अगर मुरली की जरूरत है, दर्शन भी होना चाहिए। अगर ये बयान दिया, उसमें मैं आपसे जानना चाहता हूँ नीरज जी, इसमें राजनीतिक क्या है? दूसरा सवाल मेरा ये है, चूंकि आप कह रहे थे आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सुनिए ना, एक सेकंड पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। अरे आधी बात जो है ना सर, वो कभी कभी जो है ना वो दंगे करा देती है। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए।
मैं कह रहा था इसके आगे मेरा सवाल सर ये था, छोटा सवाल था, आप क्या रहे थे सभी धर्मों का सम्मान कांग्रेस करती है। मैं ये पूछ रहा था राहुल गांधी का राम मंदिर विजिट कब हो रहा है? अब दोनों चीजों का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, राम मंदिर विजिट आप ये राम के ठेके बनते थे, हम जब चाहे कर लेंगे, संविधान में व्यवस्था है, जब हमारा मन होगा कर लेंगे। अभी कोई इसके लिए प्रेशर कोई क्या रखता है? यही तो मैंने आपको बोला है, संविधान में सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। संविधान किसी भी धर्म के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता कि राम मंदिर जाए। राम मंदिर को तो लेके इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, क्या हाल हुआ अयोध्या में? आप ये आप इसीलिए नहीं गए थे? हाँ जी, आप इसीलिए नहीं गए थे ना, चुनाव था। नहीं, हम चले जाएंगे, मैं तो जा चुका हूँ, चले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? राम तो सबके हैं, राम तो दिल में है। ये आलोक पांडे जी पूछ रहे हैं कब जाएंगे? भगवान आपके अंदर है। देखिए, गीता में आलोक पांडे जी पूछ रहे हैं, पहले आप कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन ये तारीख नहीं बताएंगे। अब आलोक पांडे जी कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही राम मंदिर जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख नहीं बताएंगे। देखिए, राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर सबके हैं, भारतवर्ष सब उनको मानते हैं, सबके देवता हैं, लेकिन राम मंदिर को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए आलोक जी, आपने देखिए, आप मानो ना मानो, बीजेपी राम मंदिर को लेकर हमेशा राजनीति करती है, कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं करी। और आप देखिए, मंदिर का दरवाजा राजीव गांधी जी ने निकलवाया था, वो लंबा विषय हो जाएगा। देखिए, राम जी ने इनको सबक सिखा दिया है। और मैं आपको एक बात याद करा दूं, 4 जून के बाद तो मैंने किसी बीजेपी के बड़े नेता से श्री राम का नाम नहीं सुना। अब तो वो जय जगन्नाथ बोलते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, आप वैसे चेक कर लीजिए, क्योंकि जगन्नाथ जी के वहां से उनको सरकार चल रही है, बिना उनके सरकार नहीं चल सकती। देखिए, कांग्रेस सभी धर्म को मानती है और मेरा भी ये मानना है, इस पे राजनीतिक चर्चा ना हो के ठीक है। अच्छा, और आप नीरज जी खतरे में, भाई कहाँ हिंदू खतरे में? बताइए, कहाँ हिंदू खतरे में? आया मैं रविंद्र सिंह जी, आ रहा हूँ सर आपके पास, एक सेकंड सर। हस्तक्षेप बंद कराइए, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे बैठाए रहिए, लेकिन हस्तक्षेप वाली आदत बंद कराइए। एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूँ, कोई हस्तक्षेप नहीं देगा। एक सेकंड। देखिए, हिंदुस्तान में कोई हिंदू खतरे में नहीं है। अरे सुनिए ना सर, सभी धर्म सुरक्षित है, सभी धर्मों के लिए कानून समान है, और संविधान सबको समान अधिकार देता है, संविधान की व्यवस्था इसलिए दी है। अच्छा, और सुनिए, ठीक है। देखिए, एक बात सुनिए, और सुदर्शन चक्र कब चलेगा? आलोक जी प्लीज एक एक करके सर, रुक जाइए ना, ऐसे बीच में ठीक नहीं है। देखिए, सुदर्शन चक्र कब चलेगा, मुरली कब चलेगा, वो भी हमारे देश में कानून तय करता, कोई आदमी तय नहीं करता मुरली कब बनेगी, मुरली कब चलेगी, या सुदर्शन कब चलेगा। वो हमें कानून सिखाता, कानून चलाता है, ना जो पर्टिकुलर आदमी चला सकता, मुरली बजा सकता, ना जो अपनी मर्जी से सुदर्शन चक्र चलाता है। ठीक है सर, ओके सर, रुकिए ना एक सेकंड सर। अरे सर, आपके सहयोगी हैं रविंद्र सिंह जी। सर रविंद्र सिंह जी, आप सबसे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। देखिए, बालकृष्ण पांडे जी, रविंद्र सिंह जी, आलोक जी, नीरज जी, सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक एक करके सर बोलें और आराम से सर चर्चा जो है वो चर्चा ही हो, बहस में तब्दील ना होने पाए। ठीक है, कोशिश यही रहेगी। रविंद्र सिंह जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं, उसके बाद बालकृष्ण पांडे जी आपके पास आऊंगा। ये रविंद्र सिंह जी, मैं पूछ रहा था कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, खबर ये आ रही थी कि अखिलेश जी प्रचार करने जाएंगे, जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो लाइव में एक सवाल आया है सर कि किसके लिए जाएंगे, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लिए? आपने अभी अखिलेश जी को बोला था कंफ्यूजन में, मुझे लगता है ऐसे बयान एक समाचार चैनल को नहीं देना चाहिए, उससे पहले या तो उनके प्रवक्ता से पूछ ले या पार्टी कार्यालय से पूछ ले। आज से 10 दिन पहले माननीय अखिलेश यादव जी का बयान आ गया था कि हम वहां पर बातचीत की नहीं है, बातचीत की है, और जनता के दुख दर्द की बात है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक, सांप्रदायिक और विभाजन राजनीति स्पष्ट होगी और इंडिया गठबंधन एक जीता और जीत का नया इतिहास रचेगी। तो ये तो बयान 10 दिन पहले आ गया है, उसके बाद में अगर इस प्रकार का बयान कंफ्यूजन का चलाया जा रहा है तो चैनल कंफ्यूज हो सकता है। रविंद्र सिंह जी, एक सेकंड सर प्लीज। एक बार सुन लीजिए, आपने बताया ना, दूसरा हस्तक्षेप मत करिए ना, आपने पूछा तो प्रश्न दे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता था सर, वो ऐसे चर्चा से अलग थी सर। मैं ही कह रहा हूँ सर, देखिए रविंद्र सिंह जी, आप और मैं पहली बार तो चर्चा कर नहीं रहे, ना जाने इससे पहले कितने जगह जो हम लोग बैठ के चर्चा कर चुके हैं सर। तो आराम से सर, देखिए क्या कहा जाता है, जाहिर सी बात है सोच समझकर कहा जाता है। कुछ खबर थी, चैनल के सूत्र थे, तो हमने कहा, अब आपने क्लियर कर दिया ना स्टैंड सर, अब अपनी बात पूरी करें। आपने कहा कि वहां पर गठबंधन को लेकर कंफ्यूजन है,
माननीय अखिलेश यादव जी के संदर्भ में बोला था। गठबंधन को लेकर कहाँ कंफ्यूजन मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ट्रैक रिकॉर्ड खराब है हरियाणा में। 14 में 47 सीट, 19 में 40 सीट ये थी, और इसके बैसाखियों से सरकार बनी, जेजेपी के बैसाखियों से। और एचएलडी किसकी पार्टी है? वही गोपाल कांडा जो बलात्कारी था, इस सहयोग से सरकार बनी थी हरियाणा की। अब उनको क्या कंफ्यूजन है, ना वो जेजेपी से गठबंधन कर पा रहे हैं, ना एचएलडी से गठबंधन कर पा रहे हैं, लेकिन गोपाल कांडा को सिरसा की सीट पर समर्थन देंगे उस बलात्कारी को। कंफ्यूजन बीजेपी में है, कंफ्यूजन इंडिया गठबंधन में नहीं है। फिर आप उसमें ला देंगे आपको, ये आपको ही बता देते हैं। हमारी एक रणनीति के तहत आप वहां पर है, कुछ जो शहरी है, हम पूरी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे, इंगित कर देते हैं। जो कुछ शहरी वोट है और कुछ जो जात और समुदाय विशेष के वोट है, बीजेपी की तरफ न जाए। आप एक अच्छा काम करेगी हमारी इंडिया गठबंधन के लिए। और निश्चित रूप से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, इंडिया गठबंधन की वहां पर एक इतिहास में दर्ज करने वाली ऐतिहासिक विजय होगी। अब बताइए सर, जब मैंने कहा था कि कुछ तो कंफ्यूजन है, तो हालांकि आपने क्लियर किया और क्लियर हो गया, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था, अब मैं कंफ्यूजन में हूं सर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? हाँ, मैंने बता दिया, अंतिम में वही बोल रहा हूं। जब अलग अलग चुनाव लड़ रही है तो इंडिया गठबंधन चुनाव कैसे लड़ रहा है? मैंने बता दिया, हमने रणनीति का आधार पर उतारा है। ये भी रणनीति है सर। भारतीय जनता पार्टी बी टीम खड़ा करती है हर जगह। कल सर हमारी चर्चा में आइए, नीरज जी बैठे थे, पूछ लीजिए, नीरज जी बैठे थे और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे देवेंद्र सिंह जी। आपस में जाहिर सी बात है सर, हरियाणा का जब विषय आ रहा था तो एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे थे, और जब दिल्ली की बात हो रही थी तब लोकसभा चुनाव के परिणाम का जिक्र कर रहे थे, और जब इंडिया गठबंधन की बात आ रही थी तो कह रहे थे हम सब एक हैं। अब सर समझ जाइए मैं क्यों कह रहा था। खैर ठीक है, बालकृष्ण पांडे जी, अब सवाल सर ये है, हरियाणा में चुनाव है और जिन बातों का जिक्र रविंद्र सिंह जी कर रहे थे वो अपने आप में जो है काफी कुछ कहती हैं और काफी कुछ सवाल भी खड़े करती हैं। जिन बातों का जिक्र वो गठबंधन को लेकर कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, उसको लेकर जरा क्लियर करिए स्टैंड क्या है। जिस बात का जिक्र रविंद्र सिंह जी कर रहे थे उसको क्लियर कर दीजिए अभी, उसके बाद में नीरज जी आपके पास आऊंगा, फिर आलोक पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र जी, ये अजितेश, जो इंडी गठबंधन था, ये सत्ता पे काबिज होने का एक ठगबंधन था। अब ये ठगबंधन जो भ्रष्टाचारी, अराजक तत्ववादी, जो सनातन विधर्मी लोग हैं, इनके बीच में एक कालखंड में एक ठगबंधन बना। और जब इंटरेस्ट इनका क्लैश करता है, जब आपस में ठगी के मामले में इंटरेस्ट क्लैश करता है, तो ये ठगबंधन ब्रेक होता है और फिर दोबारा एक ठगबंधन कभी कभी बन जाता है। और देश और हरियाणा की जनता इनके इस ठगबंधन से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है कि इनको सत्ता चाहिए नौकरी में भ्रष्टाचार के लिए, इनको सत्ता चाहिए अराजकता के लिए, इनको सत्ता चाहिए हिंदुत्व के विरोध में, इनको सत्ता चाहिए पूरा प्रदेश लूट लेने के लिए जो इन्होंने किया हुआ है। पूर्व से 14 से लेके 19 और 19 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बहुत मजबूती के साथ एक सुशासन की व्यवस्था को कायम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दोबारा पुनः हम सत्ता में आएंगे और ये ठगबंधन टूटते और बनते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी इनकी समीक्षा नहीं करती है, क्योंकि ठगबंधन का लक्ष्य क्या है? ठगबंधन का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है। भारतीय जनता पार्टी की जो लक्ष्य है राजनीति का, वो राष्ट्र को मजबूत करना है। विश्व के परिदृश्य में भारत की भूमिका बहुत मजबूत हो, आर्थिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, भारत विश्व के मानचित्र पर मजबूत होकर खड़ा हो सके, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार है, अपनी विचारधारा के लिए जिम्मेदार है, अपनी राष्ट्रनीति के लिए जिम्मेदार है। गठबंधन की राजनीति पे कोई कमेंट करना, कोई विषय रखना, ये गोपाल कांडा के साथ भी सर जी, उनके साथ भी ना, किसके साथ? गोपाल कांडा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीरता के साथ चल रही है, हमारे मुख्यमंत्री हैं,
जो हमको करना है, जो हमारे मैनिफेस्टो में है, जो हमारी विचारधारा है, उसको यथावत हम लागू करने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के ठगबंधन को काम कर, इंडी गठबंधन के लोगों के लिए छोड़िए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सोचिए, ये जो भ्रष्टाचारियों का तंत्र है वो कभी इकट्ठा होगा, कभी टूटेगा, ये बनता बिगड़ता रहेगा। इसका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राष्ट्र की राजनीति करती है, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। इस देश के जनमानस को कैसे हम विकास की मुख्य धारा में मजबूत करें, ले आए, कैसे इस राष्ट्र का विकास हो, इस देश का आम जनमानस अंत्योदय योजना के तहत अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे मुख्य धारा में शामिल होगा, ये हमारा लक्ष्य है। तो हम इनके विषय में जानते नहीं, इन ठगबंधनों से आप पूछते रहिए। ठीक है बालकृष्ण पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है सर, आता हूँ। आना तो मुझे भी, मेरा जो सवाल था वो आलोक पांडे जी के लिए था, लेकिन सर विद योर परमिशन, चूंकि रविंद्र सिंह जी के बयान के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, तो नीरज गुप्ता जी के पास कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। नीरज जी, ये जरा दूर कर दीजिए। हरियाणा में इंडिया, हालांकि आपकी मुस्कुराहट मेरे सवाल के पहले ही बहुत कुछ कह रही है, ये हरियाणा में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है या इंडिया गठबंधन? देखिए, तो साफ क्लियर है, इसमें कोई मानने में गुरेज नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत है। ठीक है, देखिए, आप अगला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे अखिलेश यादव जी, वो उनका अपना पर्सनल है, किसके लिए प्रचार करेंगे, किसके लिए। वो इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े नेता हैं। और वो जो भी निर्णय लेंगे उनका निर्णय ठीक ही होगा, वो भी गलत निर्णय नहीं लेते। अब मैं दूसरा बीजेपी के प्रवक्ता के साथ के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। बीजेपी सर मेरी थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देते, फिर आप सवाल ले लेते सर, बोल लेते हैं। मैं आपको पर्याप्त समय देता सर। कभी कुछ बंधन, कैसे कैसी बातें करते हैं, झूठे बोलते हैं, मैंने तो झूठ बोलते बिल्कुल चैनल पर ये नहीं आती, इतने बड़े चैनल पर डिबेट कर रहे हैं और इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आती। कह रहे हैं जी हमारे गठबंधन ठग गठबंधन बोल रहे हैं और सब कुछ बोल रहे हैं, ठग गठबंधन बोल रहे हैं। अरे अपना गठबंधन देखो भाई, हरियाणा में 2 विपरीत विचारधाराओं के खिलाफ आप लड़े थे, क्या हुआ आपको, क्या किया आपने? आज जसपा के खिलाफ मैंडेट मिला था, जसपा को चोर बोलते थे, उससे गठबंधन किया तो क्या था भैया? वो ठगबंधन था या गठबंधन था? बताइए मुझे, क्या था वो गठबंधन? आप कहने से पहले आपको सोचना चाहिए। क्या अभी लेंगे, रुकिए अभी नहीं नीरज जी, बालकृष्ण पांडे जी रुकिए, अभी जवाब में दीजिए ना, अभी रुककर जवाब दीजिए थोड़ा। आम आदमी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ जो आप ठगबंधन करने वाले थे, क्यों फेल हो गए? यही जितेंद्र जी का प्रश्न है, जवाब दीजिए। है भाई, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है रणनीति के तहत, रविंद्र सिंह जी ने बताया। तो अभी तो आप लीजिए मुझसे, आपने कितने आरोप लगाए हमारे ऊपर कि बीजेपी ने सब काम किए? बीजेपी ने क्या काम किया? देखिए, आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहा करते थे, आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहा करते थे। एक और आरोप था कि राहुल गांधी ने अचानक से जनेऊ पहना, ब्राह्मण हो गए, हर तीर्थ स्थान में दर्शन करने लगे और अचानक से जनेऊ उतर गया। तो क्या राहुल गांधी अब राहुल जिंसी बन गए हैं क्या? तो आप क्या धर्म को किसी के ऊपर थोपोगे क्या? हमारी मर्जी आपके सामने जनेऊ पहनेंगे, आपके हिसाब से जनेऊ उतारेंगे। आप हरियाणा की बात सुनिए ना, हरियाणा में शराब घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, घोटाला हुआ आपके राज्य में। एक सेकंड चलिए, ठीक है, ऐसे नहीं ना सर, ऐसे नहीं, आप लोग 2 लोग थोड़ी ना अकेले। नीरज जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड नीरज जी रुकिए जरा, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, सवाल ले लूं। ऐसे सर नहीं होता ना। बालकृष्ण पांडे जी, आता हूं ना आपके पास, रुकिए। ऐसे ना पर किसी को कुछ समझ नहीं आता, आवाज जो है वो बहुत सारी आती है। आप 2 लोग तो है नहीं कि आपस में चर्चा कर लीजिए, हम लोग को भी इन्वॉल्व करिए, ठीक है। नीरज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आलोक पांडे जी, अभी तक हालांकि एक तरफ रणनीति का हिस्सा है ये अलग अलग हरियाणा में, और एक तरफ जो है नीरज जी कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है, इंडिया गठबंधन भी मजबूत है। कैसे है सर, जरा क्लियर करिए। देखिए, ये तो हमने पंजाब, अच्छा सॉरी नहीं कोई बात नहीं। हिंदी में एक कहावत है, रपट पड़े तो हर गंगे। रपट गए बोले हम नहाने जा रहे थे। इंडिया में अगर है तो वो दिखाई दे। आप मतलब अगर आपके सीटों को बंटवारा नहीं हो पाता तो आप कहते मेरी रणनीति है, जनता कांग्रेस है क्या? पंजाब से आप अलग अलग वादे बोले रणनीति के तहत, गुजरात से आपकी सीटें बांट लेते मेरे रणनीति के तहत, दिल्ली में चुनाव साथ लड़ते हैं, हरियाणा में अलग अलग लड़ते हैं। तो ये रणनीति नहीं, ये आपकी अपनी है कि आपका सीटों का तारतम्य है क्या? आपको बेनिफिट लगा तो साथ में आ गए। अगर आपके राजनीतिक हित में आपको बेनिफिट नहीं है, जिससे आम आदमी पार्टी कांग्रेस हरियाणा में चुनाव लड़े, दोनों ने सीट की बात करी, राहुल गांधी ने कहा नहीं है, तो ये इसलिए नहीं हुआ कि हम रणनीति के तहत अलग अलग लड़ेंगे। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों एक दूसरे को स्पेस नहीं देना।
तो इसलिए ये कहना कि बीजेपी को हराने के लिए हम एक हो रहे हैं, ये तो है, लेकिन वो आपस में जो समन्वय है, वो समन्वय की कभी इंडिया अलायंस से पहले दिन से दिख रही है। जब नीतीश कुमार इसके जनक थे, वो इसके साथ में इंडिया अलायंस की प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी विरोध में बने हुए गठबंधन है, लेकिन अपने हिस्से का त्याग करने की जब बात आती है तो वो फिर ये पार्टियां नहीं कर पाती। सबसे अपनी एक राजनीतिक मजबूरी है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि हम मजबूत हो, कांग्रेस चाहती है कि हम सीटें मैक्सिमम जीते, तो वो त्याग नहीं कर पाते हैं, और फिर जब त्याग नहीं हो पाता तो कह देते हैं कि हम लड़ने के तहत काम करें। हाँ ठीक है आलोक पांडे जी, ओके, आपका जवाब काफ़ी हद तक ठीक है, और चूंकि समझने वाले जो हैं वो समझ गए होंगे, इशारा भी कभी कभी काफ़ी होता है और आप तो खुलकर बोल देते हैं, ठीक है। रविंद्र सिंह जी, अब मैं सर एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं सर, और चूंकि योगी जी के बयान पर हमने शुरुआत के 20-25 मिनट चर्चा कर ली, तो अभी चर्चा आपकी विद योर परमिशन हम थोड़ा यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पर समझना सर ये चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ये अभी हमने चूंकि अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, खैर अखिलेश यादव का फैसला था, जो भी था उन्होंने क्लियर कर दिया और उस पर कोई चर्चा नहीं। अब जम्मू कश्मीर में चूंकि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतार चुकी है और अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सर यहाँ पर थोड़ा सा मैं बारीकी से समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप समझा भी सकते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन में दरअसल सब कुछ ठीक तो है, ये तो आप कहते हैं, लेकिन मैं रविंद्र सिंह जी से समझना चाहता हूं कि मुश्किल जो है वो कहां आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ आपने प्रत्याशी उतारे। अभी अलग अलग स्थिति में जाकर अगर हम देखते हैं तो कहीं सब कुछ ठीक होता है, कहीं बात नहीं बन पाती है, क्योंकि भविष्य का सवाल है। सर रविंद्र सिंह जी, अब इन बारीकियों के साथ आप क्लियर कर दीजिए एक एक चीज। जम्मू कश्मीर का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, ये इतिहास लिखने जा रहे हैं और भारत देश की जो एकता और अनेकता में एकता का भावना है उसको प्रकट करेंगे, आएगा। आप जम्मू कश्मीर में आप जो पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी का क्या रोल, सबसे आप ये पूछना। जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी का वही रोल है कि भारतीय जनता पार्टी को निकाल के बाहर कर देना। हमारा जो कंसंट्रेशन है जम्मू कश्मीर में लड़ने का, वो खासकर जम्मू में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें लेके आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलेगा, कश्मीर में उतार पाओगे। तो इसलिए जहां पर हमें ये लगता है कि वह जब जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन के दो बड़े दलों ने गठबंधन किया है कांग्रेस के साथ में, उनको हराने में भारतीय जनता पार्टी का जो रोल हो सकता था उसको हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं, खास करके जम्मू क्षेत्र में। और जम्मू क्षेत्र में और हरियाणा में दोनों जगह ये बड़ी हार हारेंगे। इसका एक नजीर पेश हो चुकी है। जब धारा 370 के बाद यूपी लद्दाख को अलग राज्य बनाया था, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के रूप में मान्यता दिया था, तो वहां पर लद्दाख पर्वतीय परिषद का चुनाव हुआ था। 26 सीटें थी, गठबंधन भी लड़ा था, गठबंधन की कुछ पार्टियां अलग भी लड़ी थी। उस 26 में से 2 बीजेपी को मिली थी, 24 इंडिया गठबंधन को मिली थी। वैसा ही पता नहीं ऐसा हो पाएगा कि नहीं, लेकिन उससे बड़ा भी हो सकता है। ऐसा ही जम्मू कश्मीर के चुनाव में। हाँ ठीक है, बालकृष्ण पांडे जी, ओवर टू यू। अब मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जब चर्चा हो ही रही है तो आप भी यहां पर क्लियर करें कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है और लगातार कह रही है कि तस्वीर सबके सामने है, लेकिन उस बीच देखिए यहां पर मुश्किलें भी कई हैं। जितेंद्र जी, इतना ही मुझे कहना है कि ये जो राजनीतिक गिरोह सक्रिय हुए इस देश में और इनके लिए धारा 370 राजनीतिक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए धारा 370 राष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा है, एक राष्ट्र के एकत्व का मुद्दा था। और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जब जनसंघ 1951 से 80 तक हमारा जनसंघ, 80 से 8 तक भाजपा, सदैव ही हमारे घोषणा पत्र का अंग रहा। ये राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा था और राष्ट्रीय अस्मिता के इस मुद्दे को हमने अवसर मिलते ही हमने इस काम को किया और करके आज हमने देश को बताया कि हमने 370 समाप्त किया। तो इनकी परिभाषा, चूंकि गिरोहों की परिभाषा जब 370 के लिए होगी तो वो परिभाषा राजनीतिक होगी कि सत्ता इससे प्राप्त हुई कि नहीं प्राप्त हुई, या इसका इम्पैक्ट क्या रहा। मुझे ये लगता था कि धारा 370 का हटना देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए आवश्यक है, इसलिए हमने इस काम को किया। यह हमारे राजनीतिक मुद्दा नहीं था, यह समग्र भारत के निर्माण का मुद्दा था,
समग्र भारत के एकत्व का मुद्दा था, जिसका हमने अनुपालन किया। हाँ। दूसरी बात, ये जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं, हरियाणा में नहीं लड़ रहे हैं, वो हरियाणा में लड़ रहे हैं, आपस में ये गिरोह बंदी है और गिरोहों के अपने इंटरेस्ट होते हैं। जब कई गिरोह के इंटरेस्ट फुलफिल होते हैं तो एक साथ आपको दिखते हैं। जब गिरोहों में कभी बंदरबाट की स्थिति आती है और एक गिरोह कहीं ज्यादा मजबूत होता है, ताकतवर होता है, तो वो गिरोह दूसरे को हटाने का काम करता है। तो ये जो ठगबंधन की गिरोहबंदी है, इस गिरोहबंदी से इस देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, हरियाणा की जनता बहुत ठीक से वाकिफ है और इन गिरोहों को कोई प्रश्रय नहीं मिलने वाला है। और ये जो सैफई के चारणों से मेरा इतना ही है कि कम से कम सनातन संस्कृति, राष्ट्र की अस्मिता, इन विषयों को छोड़ दें। हाँ। भगवान राम को आप अवैध संतान ना कहें। भगवान राम भारत की अस्मिता के प्रतीक है। समाजवादी पार्टी का बयान बहुत ही खेदजनक है और मुझे लगता है कि भगवान राम के लिए जो ये राजनीतिक चारण है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जो भगवान राम, माता जानकी को गाली देते हैं, इनको नहीं देनी चाहिए और इनको कहीं ना कहीं क्षमा याचना भी करनी चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है। आलोक पांडे जी, अब जम्मू कश्मीर की स्थिति पर थोड़ा आपका मैं व्याख्यान चाहता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थिति अभी फिलहाल तो राजनीतिक है, जाहिर सी बात है, वहाँ चुनाव है, लेकिन धरातल पर क्या नजर आता है? वादे सबके हैं, दावे सब कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है आपकी नजर में फिलहाल? देखिए, जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस का जो गठबंधन है बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, इसमें कहा कोई डाउट। इस तरह का स्थिति है और नंबर 1 की पोजीशन में वो है, नंबर 2 की पोजीशन है भारतीय जनता पार्टी। जम्मू में चूंकि तकरीबन की 43 सीटें हो गई हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और 43 सीटें अभी भी श्रीनगर में है। यही जम्मू की मार्क्स की जनसंख्या हमारी ज्यादा है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने श्रीनगर का ज्यादा रखा, जबकि पॉपुलेशन जम्मू में ज्यादा है। तो ये राजनीति तो कांग्रेस उस समय से करते आ रही है धर्म के आधार पर, लेकिन जम्मू को कुछ सीटें ज्यादा मिली है और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 बनकर आएगी। अगर इस लोकसभा की सीटों को हम डिवाइड करें तो लगभग 27 विधानसभा सीटें जम्मू से अभी लोकसभा के अनुसार जीत रहे थे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है और विधानसभा का अलग होता है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित बात है जम्मू क्षेत्र में एक मजबूत कंटेस्टेंट है और श्रीनगर और कुछ जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की स्थिति मजबूत स्थिति में है। हाँ। और देखना यह मुझे खत ये है कि कहीं ऐसा न हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर की भी इतनी सीटें न ला पाए कि सरकार बना ले और भारतीय जनता पार्टी की भी इतनी सीटें न आए ये सरकार बना पाए, क्योंकि पिछली बार ये स्थिति बनी थी जब 3 सीटें के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी। हाँ। तो जो लड़ाई है तब होगी, लेकिन आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी मुझे दिखाई देता है। हाँ, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू की अगर हम बात करें आलोक जी, जम्मू पे तो हालांकि बीजेपी पहले थी, बीजेपी का ग्राफ अच्छा रहा है। ये 370 हटने के बाद कितना फर्क आया? अगर वाकई में कोई असर है तो उधर साइड, वैली साइड भी जो है वो बीजेपी को फायदा मिलना चाहिए। एक्चुअली वैली साइड पे भी वही है कि वहाँ मुश्किल चाहते हैं और एक सेंटीमेंट है मुसलमानों का, बीजेपी को वोट नहीं देगा। मुझे लगता है वो सेंटीमेंट जो जम्मू कश्मीर के मुसलमान भी उपयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कि सीटें बहुत कुछ मिलने वाली है। देखना ये है कि उनकी जमानत जब्त होने से बचती है कि नहीं बचती। आप मान के चलिए 370 के बाद वहाँ के मुसलमानों ने माना कि डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ माना कि नहीं बहुत बड़ा बदलाव आया और राहुल गांधी तक ने माना जिस चौक पर झंडा फहराने के लिए बीजेपी के कितने नेताओं को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। हाँ। वहाँ पर आप झंडा भी खड़े हो सकते थे, जेल में वहाँ राहुल गांधी आराम से बगैर सिक्योरिटी के एक्टिव हो सकते हैं। तो ये बदलाव तो आया, ये क्रेडिट तो नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा कि उन्होंने 370 जो राहुल गांधी के नाना जो भी रखते थे उन्होंने जाते घिसते घिसते घिस जाएगा वो और मोटा करते जाएंगे उस देश के नेताओं ने। कांग्रेस ने 370 को घिसा नहीं, सिर्फ थोड़ा करके एक मजबूत कंक्रीट बना दिया उससे। तो वो 370 को भी कहा करते थे जम्मू कश्मीर के नेता कि भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में इंडिया और जम्मू कश्मीर के लिए ब्रिज है 370। वो ब्रिज नहीं था, वो औरत था। वहाँ के दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहाँ के एससी को आरक्षण नहीं मिलता था। B.R. अम्बेडकर ने बनाया गया संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, जवाहरलाल नेहरू करके गए थे। जम्मू कश्मीर को बीमार करके चले गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की क्रेडिट तो देनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर को उस बीमारी से सुधारा है। लेकिन उसको पैसे होता है, सेवा में होता है, उसे नहीं पता होता कि रात की डॉक्टर मिलती है। हाँ। तो मुझे लगता है किसी लेवल के जो पेशेंट है, जो वोटर है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो उस बात को वोट के रूप में देंगे, मुझे उस पर डाउट है। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर में अगर कुछ अच्छा करती है तो आप मान के चलिए फिर भारतीय जनता पार्टी जो है
बात को जो डेवलपमेंट का आधार उसी वजह से और तेजी से बढ़ेगा, लेकिन इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ क्रैश कर पाएगी। यही राजनीति समझ कहती है कि शायद वो नहीं प्राप्त कर। हाँ ठीक है सर, ठीक है। नीरज जी ओवर टू यू। जम्मू कश्मीर को लेकर जो कांग्रेस का रुख एक बार क्लियर करें, उसके बाद चूंकि विस्तार से होता क्या है कि रोज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो फाइनल कमेंट के लिए हाँ ठीक है। मैं जानता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। कांग्रेस से प्रश्न है मेरा कि अभी तक उसने चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया। नीरज जी बता देंगे। नीरज जी प्लीज बता दीजिएगा दोनों सवालों का। नहीं देखिए, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कांग्रेस गठबंधन प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीतेगी। और रही बात 370 धारा, ठीक थी, ये फैसला मैं जनता पे छोड़ता हूँ। अगर जनता ठीक लगा 370 धारा कि जनता की भलाई के लिए लिया गया है, नहीं लिया गया तो जनता तय करेगी। अगर इनको मैंडेट मिलता है, नहीं मिलता तो उस मैंडेट से साबित हो जाएगा ये फैसला ठीक था नहीं ठीक था। हमारे आपके कहने से क्या होता है, 370 धारा हटाना जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात है। जम्मू कश्मीर के लोग फैसला करेंगे। अब उसके बाद आप इलेक्शन मोड में आया, अब पता चलेगा जनता किसको चुनती है। अगर नेशनल काउंसिल कांग्रेस को गठबंधन को बहुमत मिलता है तो क्या कहेगी बीजेपी इसको, तो ये 370 का विचार ठीक था निकलता। अगर ठीक है तो आपको चुनना चाहिए। हाँ। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये फैसला जनता पे छोड़ना चाहिए। 370 एक राजनीतिक विषय जरूर हो सकता है, मैं मानता हूँ। और दूसरे बीजेपी प्रवक्ता साथी कह रहे थे 370 हम राजनीतिक हथियार नहीं बनाते। अरे आप तो हर चुनाव में सबसे पहले भाषण ही होता है 370 हटा दी और राम मंदिर हटा दिया, तो आप राजनीतिक फायदा नहीं ले रहे इसका। और दूसरा भाई हरियाणा के बारे में बीजेपी प्रवक्ता साथी बोल रहे थे ये ठगबंधन है, बार बार ऐसे वर्डों का यूज करते हैं। अरे आपका गठबंधन क्या है? नीतीश जी के लिए आपने गृह मंत्री ने कहा था बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर आप सत्ता के लालची नहीं थे क्यों गठबंधन किया आपने उनसे, क्यों सरकार बनाई? अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम सत्ता के लालची नहीं है, तो सत्ता का लालच दिखाई नहीं देता आपने। आप दोनों से जो आपके अगेंस्ट थे उनसे ही आपने गठबंधन कर लिया। नीतीश जी कितनी बार छोड़ गए, कितनी बार चले गए, तब आपकी विचारधारा कहाँ गई? देखिए सबसे बड़ी बात सभी दलों के लिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे सभी लोगों की पार्टी हो, राजनीति संभावना घोषणा पत्र पर और जरा जवाब दे दीजिएगा, फिर फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ेंगे हम। ये जो प्रैक्टिकल बात है और इसे मानने में कोई गुरेज नहीं। मैं जो बोलता हूँ प्रवक्ता सच बोलता हूँ। राजनीतिक संभावना खेल है, समय समय पे सबकी विचारधारा भी चेंज हो जाती है और संभावना भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छी बात कही आपने। जरा आप आलोक जी के सवाल का जवाब दे दीजिएगा। वो घोषणा पत्र वाला जो सवाल कर रहे थे कि कांग्रेस ने अब तक घोषणा पत्र जारी क्यों नहीं किया, उसके बाद फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए खुशखबरी बड़ी जल्दी आलोक जी आपको दे देंगे, एक दो दिन में घोषणा पत्र में काम चल रहा है। भगवान ने चाह कल परसों आपको घोषणा पत्र आ जाएगा। चुनाव 15 हो गई मेरा लगा है, समझ आई थे ना, 16 है परसों चुनाव आया तो घोषणा पत्र मिल जाएगा भैया। ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी, समय की कमी है, आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, कह रहे हैं। ठीक है, देखिए एक दो दिन में खुशखबरी मिल जाएगी। मैनिफेस्टो पे काम चल रहा है, एक दो दिन में घोषणा पत्र आ जाएगा। रविंद्र सिंह जी, अब चूंकि हम चर्चा के आखिरी मोड पर एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, विस्तार से आपको पूरा 40 सेकंड दूंगा सर। मेरा भी फाइनल कमेंट आऊंगा नीरज जी, फाइनल कमेंट जरूर लूंगा आपसे मैं। हाँ मैंने दूसरी डिबेट में जाना 8 बजे, नहीं बिल्कुल। चलिए रविंद्र सिंह जी के बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी। मैं कुछ पार्टियों का नाम ले रहा हूँ, AIADMK, गण परिषद, शिवसेना, अकाली दल, इंडियन नेशनल लोकदल, TMC, जनता दल, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, DMK, जनता दल, हरियाणा विकास पार्टी, ये सब एनडीए की गठबंधन में थी। गठबंधन जैसा शब्द तो मैं कहूंगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता। आज क्यों नहीं उनके साथ? आज ये पार्टियां क्यों धोखेबाज करती है भारतीय जनता पार्टी को? इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पे छोड़ देते हैं। दूसरा, गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं सफाई के कारण। हाँ। तो जनता में मैसेज आप जो देना चाहते हैं आप दे दीजिए। अब आते हैं जो इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी की तरह कि हम प्रभु श्री राम को अवैध मतदान कर रहे हैं, जबकि इनका जो संजय निशान मंत्री है दर्ज है, उसको मुकदमा भी दर्ज है। माता जानकी को हमारे पूर्व गुरु, जिसको अपने गुरु नहीं मानता हूँ, उसने कहा था दिनेश शर्मा ने कि है, इसके लिए उसने माफी मांगी। दर्ज है मुरादाबाद में। चलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, अंतिम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दलित है उसका भी मुरादाबाद में एक परिवार दाखिल चल रहा है। ऐसे झूठ बोल सर समय नहीं है, प्लीज सर कम शब्दों, झूठ बोल सकता तो प्लीज सर कम शब्दों में। हाँ ठीक है, ओके सर, ओके ठीक है। बालकृष्ण पांडे जी 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड, बस एक लाइन कह दीजिए, ऐसे समझ लीजिए फाइनल कमेंट। बस मैं इतना ही जितेंद्र जी कहना चाहता हूँ कि ये जो राजसत्तात्मक सत्ता के प्रतीक ये जो दल हैं, 370 तो अपने भ्रातृ भाव का पालन करने के लिए नेहरू जी ने
सैफ अब्दुल्ला को दे दिया था, चलिए। और जो करण सिंह का परिवार था उसको कहीं न कहीं ठीक है सर, फांसी पे डाला, ओके सर। और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को अपना बलिदान देना पड़ा उसको मिलाने के लिए। ठीक है तो सर। ये भारत की ठीक है सर। प्रजातंत्र में राज सत्ता के प्रतीक लोग हैं। हाँ समय पे ठीक है। राज और सत्ता- नीरज गुप्ता जी की तरफ से आज फाइनल कमेंट मैं दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो बात कही बहुत अच्छी कही है, उसी से चर्चा को खत्म करेंगे। रविंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बालकृष्ण पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नीरज गुप्ता ने कहा राजनीति संभावनाओं का खेल है, और संभावनाओं पर दुनिया टिकी है, और राजनीति में खास तौर पर संभावनाएं तो बड़ी बड़ी लगाई जाती हैं, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो उन्हें भी संभावनाओं में कहकर टाल दिया जाता है कि संभावनाएं थी। हमने कहा था संभावनाएं थी, समझिएगा। हर चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टी बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करती है, कहती है हम सत्ता में आ रहे हैं, जब नहीं आती तो क्या कहती है, संभावना थी। तो इन्हीं संभावनाओं के बीच आप जरूर सोचिएगा, समझिएगा कि आपके विकास की, आपकी सफलता की, और आपके लिए तमाम राजनीतिक पार्टी जो सरकार में आएंगी या सरकार में हैं कितना खड़ी होंगी, ये भी एक संभावना है। आज की खास चर्चा में इतना ही। न स्याही की दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।